नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बाद भी भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की संभावित वृद्धि दर में 0.7% बढ़ाकर अब इसे 6.2% कर दिया है। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रोजगार दर में सुधार और कामकाजी उम्र वाली बेहतर आबादी के अनुमान के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2019 से 27 की अवधि के दौरान मध्यम अवधि में 6.2% वार्षिक औसत वृद्धि दर्ज की करने की क्षमता है। आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा है कि अगर एनएसएसओ द्वारा दिए गए विश्वसनीय डेटा को देखें तो पता चलता है कि महामारी के बाद भारत में रोजगार की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि 2027 तक भारत की जीडीपी 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी और इस तरह भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 16 में 2019 से 21 के बीच भारत में बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी 25% से गिरकर 15% रह गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान छिटपुट घटनाओं को छोड़ शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। वहीं सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों में लगकर लोगों ने वोट डाले। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। युवाओं के साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में अलग ही उमंग और उत्साह देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच नक्सल प्रभावित इलाकों में भी लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया। नक्सलियों की पूर्व महिला कमांडर सुमित्रा साहू ने लोकतंत्र में आस्था व्यक्त करते हुए वोट डाला। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आम लोगों के साथ ही खास लोगों ने भी मतदान में हिस्सा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राजनांद गांव में तो छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा ने सुकमा में वोट डाला। नारायणपुर से भाजपा उम्मीदवार केदार कश्यप ने भी मतदान किया। पहले चरण के मतदान के साथ ही 223 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, लेकिन जीत को लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में जिन 20 सीटों पर वोटिंग हुई है उनमें 12 सीटें बस्तर संभाग की और 8 सीटें दुर्ग संभाग की हैं और दूसरे चरण में 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मिजोरम विधानसभा चुनाव की सभी 40 सीटों पर मतदाताओं ने बड़ी संख्या में वोट डाले। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मिजोरम में पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर मतदान के साथ ही 174 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने आइजोल दक्षिण द्वितीय क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला, तो मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने आइजोल उत्तर द्वितीय विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मिजोरम कांग्रेस प्रमुख लालसावता ने आइजोल के मिशन विंग थलांग में और जेडएमपी के कार्यकारी अध्यक्ष के सबडांगा ने भी मतदान में हिस्सा लिया। मिजोरम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पूरे राज्य में मतदान शांतिपूर्ण रहा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान पूरा होने के साथ ही दूसरे चरण के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जनसभा को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर राज्य की जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा का संकल्प पत्र है और दूसरी तरफ कांग्रेस का झूठ का कारोबार। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी महादेव सट्टेबाजी घोटाले में दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं और बच्चों को बर्बाद करने वालों को जेल जाना ही होगा। मध्य प्रदेश के सीधी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गिनती के कुछ राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार बची है, क्योंकि इनका नारा रहा है गरीब की जेब साफ और काम हाफ। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी समाज के प्रतिभाशाली नेतृत्व को कभी उभरने भी नहीं दिया। दलितों और आदिवासियों की बुरी स्थिति के लिए भी उन्होंने कांग्रेस की जिम्मेदार ठहराया।
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में विशाल चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। हैदराबाद में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की बीआरएस सरकार को जमकर घेरा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के खरगोन में जनता से संवाद किया। वहीं मध्य प्रदेश के ही मंडलेश्वर और बड़वा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार आई है वहां भ्रष्टाचार और अत्याचार बढ़ा है। मध्य प्रदेश के खुरई में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य में अग्रणी राज्य बना दिया है। ग्वालियर में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के गरीबों की फिक्र नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के ओरछा में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर हम मध्य प्रदेश में सफल हुए तो किसानों को सम्मान दिलाने के लिए काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के कुरूद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भाजपा पर जमकर निशाना साधा तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी प्रत्याशी रमन सिंह ने राज्य में जीत का दावा किया। दिल्ली सहित उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के खिलाफ न सिर्फ तल्ख टिप्पणी की बल्कि पराली जलाने की घटना में कमी नहीं आने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए वाहनों के लिए और एवन जैसी योजनाएं महज दिखावा है। इतना ही नहीं, प्रदूषण के मुद्दे पर हो रही बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिए हैं कि वो सुनिश्चित करे कि कूड़ा नहीं जलाया जाए। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा। दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार ने समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दिल्ली सरकार पर प्रदूषण रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। दिल्ली में आगामी 13 अक्टूबर से शुरू होने वाले ऑड इवन को लेकर पर्यावरण मंत्री ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रैफिक पुलिस और पर्यावरण अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ऑड इवन लागू करने के लिए तय किए जाने वाले नियमों की चर्चा की। बीजेपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने केजरीवाल सरकार की पोल खोलकर रख दी है। बीजेपी ने दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने के लिए केजरीवाल सरकार से माफी मांगने की मांग की। कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी खतरे के स्तर पर बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार PM10 का स्तर 500 AQI दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने पहली से 9वीं कक्षा तक स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिल्ली में कहा कि कांग्रेस ने इस देश पर लगभग 60 सालों तक राज किया है, लेकिन उन्होंने अपने गलत शासन से देश को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए किसी भी हालत में कांग्रेस या उनके गठबंधन को कोई समर्थन नहीं मिलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत यात्रा पर आए मलेशिया के विदेश मंत्री जाम्बरी अब्द कादिर से दिल्ली में मुलाकात की। इस मौके पर दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों और विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा हुई। बिहार विधानसभा के बाहर हजारों की संख्या में विभिन्न जिलों से आई आंगनबाड़ी सेविका ने प्रदर्शन किया। मानदेय बढ़ोतरी और सरकारी कर्मी के दर्जे की मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविका आंदोलन की। आंदोलन कर रही इन आंगनबाड़ी सेविका पर बिहार पुलिस ने सख्ती दिखाई। उन पर लाठीचार्ज भी किया गया, साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें कुछ आंगनबाड़ी सेविका बेहोश भी हो गई। पटना में भाजपा विधायकों ने जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार सहित विभिन्न मुद्दों पर राज्य विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता ताकिशोर प्रसाद ने कहा है कि पटना में जब भी उचित मांगों को लेकर लोग सड़क पर आते हैं तो उन्हें पीटा जाता है। ये निरंकुश सरकार है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास 41 राष्ट्रीय राइफल में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका अनावरण किया। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा की आधारशिला इसी साल पड़वा के दिन कुपवाड़ा स्थित भारतीय सेना शिविर में रखी गई थी। इसके निर्माण के लिए शिवनेरी, तोरना, राजगढ़, प्रतापगढ़ और रायगढ़ से मिट्टी और पानी लाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर के छत्रपति शिवाजी महाराज की यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है और इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार भी वहां पर उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ जोन के ADG पीयूष मोडिया ने कहा है कि अयोध्या में दिवाली से एक दिन पहले दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भुवनेश्वर में BJD नेता और पूर्व ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष महेश्वरी
मोहंती को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। ब्रेन स्ट्रोक होने से महेश्वर मोहंती का मंगलवार को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने 67 साल के वो थे। दिल्ली में इंदिरा गांधी महिला तकनीकी विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना ने स्नातक पर स्नातक इंजीनियरिंग, साइंस और आर्किटेक्ट की छात्राओं को डिग्री प्रदान की। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए पहले तकनीकी विश्वविद्यालय इस नए युग में पेशेवर महिलाओं को शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में ध्रांगध्रा शहर के बीचों बीच व्यापारी केंद्र में आग लग गई और जिसमें करीब 15 दुकानें जलकर खाक हो गईं। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के कई भागों में लगातार भारी बारिश हो रही है और जिससे कई जगहों पर जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कई जिलों में 8 नवंबर तक कभी कभी तीव्र बारिश की संभावना भी व्यक्त की है। राज्य में पूर्वोत्तर मानसून तेज हो गया है जिससे व्यापक वर्षा हुई है। विशेषकर उपनगरीय क्षेत्रों में जो चेन्नई शहर में हुई वर्षा की एक मात्रा से भी अधिक है। बेंगलुरु शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है जिससे शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है। भारी बारिश से कई जगहों पर यातायात भी प्रभावित हुआ है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के बांदे थाना क्षेत्र में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सलियों ने इस दौरान AK-47 राइफल का भी इस्तेमाल किया। सुरक्षा बलों की ओर से जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली वहां से भाग निकले। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से AK-47 बरामद की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान चला रहा है। उत्तराखंड के पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 35वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और इस मौके पर उन्होंने कई विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल भी प्रदान किए। राष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जीबी पंत विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा, शोध व प्रसार के कार्यों में विश्व स्तरीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न कृषि संस्थानों ने हाल ही में डिजीज रेजिस्टेंट दलहनी फसलों की 21 प्रजातियां विकसित की है जिनमें से 7 प्रजातियां पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर हो रहे तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ सामंजस्य की आवश्यकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि देश दुनिया में वे कहीं भी रहें लेकिन अपने विश्वविद्यालय को हमेशा याद रखें। 35वें दीक्षांत समारोह में कुल 1041 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। यह विश्वविद्यालय देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जो सन 1960 में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुई। बाद में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किया गया। घरेलू शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सपाट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 16.29 अंक की गिरावट के साथ 64,942 के स्तर पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 19,407 के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 4 पैसे मजबूत होकर 83.26 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे कमजोर होकर 83.23 के स्तर पर खुला था। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 250 रुपए टूटकर 61,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। उधर चांदी भी 650 रुपए टूटकर 74,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी दोनों गिरावट के साथ क्रमशः $1970 प्रति औंस और $22.75 प्रति औंस के भाव पर कारोबार करते दिखे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $80 प्रति बैरल के नीचे जा फिसला है। भारत समेत वो सभी देश जो कच्चे तेल के बड़े आयातक हैं, उन्हें कीमतों में कमी से सबसे बड़ी राहत मिली है। STPI की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में इस समय 1.14 लाख पंजीकृत स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनमें 30.4 हजार स्टार्टअप केवल इसी कैलेंडर ईयर में रजिस्टर किए गए हैं। DGCA ने नागरिक उड्डयन जरूरतों के उल्लंघन पर एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक सितंबर 2023 में 3.83 अंक बढ़कर 143.91 हो गया है और ये वृद्धि अप्रैल 2023 के बाद पहली बार दर्ज की गई। GST इंटेलिजेंस महानिदेशक ने फर्जी कंपनियों की मदद से GST चोरी का बड़ा खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजा में हमास के खिलाफ निर्णायक हमले कर रहा है इजराइल अपने सैन्य अभियान को धार देने में जुटा हुआ है। इजरायली सेना समुद्र, हवा और जमीन से लगातार हमले कर रही है। इजरायली सेना ने हमास के बहुत से ठिकाने तबाह कर दिए हैं।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अभियान संपन्न होने के बाद हम गाजा का सुरक्षा नियंत्रण अपने हाथ में लेंगे ताकि हमास वहां फिर से न पनप सके। संयुक्त राष्ट्र की एक निगरानी संस्था के अनुसार लगभग 5,000 लोग उत्तर से दक्षिण हिस्से की तरफ चले गए हैं। इजरायली सेना ने इसके लिए कुछ देर के लिए मानवीय गलियारा खोल दिया था। इजराइल ने वहीं से फिर से दोहराते हुए कहा कि हमास मानवीय सुविधाओं की आड़ ले रहा है। आईडीएफ ने कहा कि हमास मानवीय सुविधाओं से ऊर्जा का उपयोग आतंकवादी बुनियादी ढांचे के लिए करता है। हमें उसका पता है और हम इसे नष्ट कर देंगे। गाजा में जमीनी सैन्य अभियान को आगे बढ़ा रही इजरायली सेना के लिए अतिरिक्त मदद लगातार भेजी जा रही है। इजराइल का कहना है कि उसके गोला बारूद और हथियारों से लदे उसके ट्रक प्रतिदिन गाजा पट्टी पहुंच रहे हैं। इस बीच इजराइल लेबनान सीमा पर झड़पें बढ़ती ही जा रही हैं और लेबनान की सीमा से इजराइल में दर्जनों मिसाइल दागे जाने की खबर है। इजराइल का कहना है कि उसकी सेना ने इसका जवाब दिया। G7 देशों के विदेश मंत्रियों के 2 दिवसीय बैठक जापान के टोक्यो में जारी है। हमास इजराइल संघर्ष और यूक्रेन समेत दूसरे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सदस्य देशों के विदेश मंत्री टोक्यो की इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने G7 से इतर टोक्यो में जापानी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि G7 के विदेश मंत्रियों की ये बैठक गाजा संकट के मद्देनजर काफी अहम रहेगी। ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय ने संसद के नए सत्र की औपचारिक शुरुआत की है और एक राजा के तौर पर चार्ल्स तृतीय ने संसद में पहला भाषण दिया। अपने संबोधन में किंग चार्ल्स तृतीय ने सरकार की आगामी विधायी एजेंडे को पेश किया। किंग चार्ल्स ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मौजूद सांसदों को जानकारी देते हुए कहा कि ब्रिटेन की सरकार कठिन कदमों से देश को बेहतरी की ओर ले जाएगी। उत्तर फ्रांस में भारी बारिश से आई बाढ़ ने चिंता बढ़ाई है और बाढ़ के मद्देनजर लियान नदी के किनारे रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई सड़कों को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में चिली भी शामिल हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अब चिली इस गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया है। आईसीसी विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने ग्लेन मैक्सवेल के नाबाद दोहरे शतक की मदद से अफगानिस्तान को 3 विकेट से हराया। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में स्थान बना लिया। 292 रनों के जवाब में 91 रन पर 7 विकेट गंवा चुकी ऑस्ट्रेलियाई पारी को मैक्सवेल और कमिंस ने संभाला। मैक्सवेल ने नाबाद 201 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 129 रनों की पारी खेली। जदरान अफगानिस्तान के लिए कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। विश्व कप में कल इंग्लैंड का सामना नीदरलैंड के साथ होगा। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी हैं। अंक तालिका में नीदरलैंड्स में 7वें और इंग्लैंड 8वें स्थान पर है। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन उंगली में फ्रैक्चर के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप टीम के आखिरी मुकाबले से बाहर हो गए। शाकिब को श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी के दौरान चोट लगी थी। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम विश्व रैंकिंग में 6ठे नंबर पर पहुंच गई है। भारत अब 2368.83 रेटिंग अंक के साथ इंग्लैंड से ऊपर 6ठे स्थान पर मौजूद है। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में लगोरी को पहली बार शामिल किया गया है और इस स्पर्धा के महिला वर्ग का खिताब हरियाणा ने जीतने में सफलता पाई। फाइनल में हरियाणा और राजस्थान के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिला। हरियाणा ने राजस्थान को मात देकर खिताब अपने नाम किया। लगोरी में पुरुष वर्ग का फाइनल मेजबान गोवा और महाराष्ट्र के बीच खेला गया। दर्शकों के जबरदस्त समर्थन के बीच मेजबान गोवा ने फाइनल मुकाबला जीतकर खिताब अपने नाम किया। पोलैंड की ईगा श्वांतेक ने WTA फाइनल का खिताब जीत लिया है। श्वांतेक ने फाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को सीधे सेट में 6-1, 6-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही श्वांतेक ने एक बार फिर से शीर्ष रैंकिंग हासिल कर ली है। उनका 2023 में ये उनका 6ठा खिताब है। उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन जीता जो उनके करियर का 4था खिताब था। चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप दौर के मुकाबले में खेले जाएंगे और गत विजेता इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी का सामना यंग बॉयज से होगा। ग्रुप जी में अपने मुकाबले जीतकर मैनचेस्टर सिटी की टीम शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। ग्रुप दौर के एक अन्य मुकाबले में बार्सिलोना का सामना शख्तार डोनेट्स्क से होगा। चैंपियंस लीग में मौजूदा सत्र में बार्सिलोना ग्रुप एच में 3 मैच खेले हैं और तीनों में जीत हासिल करके शीर्ष पर बनी हुई है। एक अन्य मैच में फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन का सामना इटालियन क्लब AC मिलान से होगा।
पीएसजी की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर ग्रुप एफ में अपने शीर्ष स्थान को बरकरार रखने की होगी। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल अपनी अपकमिंग फिल्म सैम बहादुर को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। वहीं अब इस फिल्म का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, जो काफी दमदार है। गदर 2 के बाद अनिल शर्मा ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म का नाम जर्नी है। इस फिल्म में नाना पाटेकर होंगे। विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म 12th फेल बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छी कमाई कर रही है। धीमी शुरुआत के बाद फिल्म ने रफ्तार पकड़ते हुए 22 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एनिमल रणबीर और रश्मिका की अंतर्राष्ट्रीय स्तर विशेषकर यूएसए में अब तक की सबसे बड़ी रिलीज होगी। 27 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई कंगना रनौत की फिल्म तेजस बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई है। तेजस शुरुआती दिनों से ही कलेक्शन के लिए बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर रही है। कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ का टीजर रिलीज हो चुका है। कमल हसन की फिल्म में डायरेक्टर मणि रत्नम के साथ वो काम कर रहे हैं और दोनों 35 साल बाद एक बार फिर साथ आ रहे हैं। टाइगर 3 के निर्देशक मनीष शर्मा ने अपनी इस फिल्म की हॉलीवुड एक्शन फिल्मों से तुलना की है। एक्शन से भरपूर इस फिल्म में सलमान कटरीना की जोड़ी दुश्मनों के छक्के छुड़ाती दिखाई देगी। गंगूबाई काठियावाड़ी में एक दर्जी और आलिया भट्ट के प्रेमी के रोल में नजर आए शांतनु महेश्वरी ने गरीब बच्चों संग मनाई दिवाली, बांटे गिफ्ट और ढेर सारा प्यार, करते दिखे मस्ती। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।